हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, यानी कि जो मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इससे पहले मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, और उसकी डिग्रीज कवर करा दी हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो देखें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे स्टडी में। आज मैं आपको कवर कराऊंगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट मेथड बनता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कहते हैं वेदर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, चाहे वो यूनिटरी हो, ग्रेटर देन यूनिटरी हो, लेस देन यूनिटरी, इज़ नोन बाय इट्स मेजरमेंट। तो कहते हैं वो क्या होती है, उसकी मेजरमेंट कहलाती है। यानी कि चाहे वो कोई सी भी उसकी मेजरमेंट हो, यानी कि चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटरी, ग्रेटर देन या लेस देन, कोई भी मर्जी हो, ये सब उसको क्या बोला जाता है, मेजरमेंट बोला जाता है। कहते हैं देयर आर 5 मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। कहते हैं यहाँ पे 5 मेथड हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के। सबसे पहला मेथड आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड और रिवेन्यू मेथड। तो आज हम कवर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, यानी कि यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, एक्सपेंडिचर के बीच में, और अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसका एक्सपेंडिचर के साथ क्या रिलेशन है, उस बेस पे हम चेक करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इवोल्व बाय डॉक्टर मार्शल। कहते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इलास्टिसिटी मेजर करने का, ये किसने दिया था, डॉक्टर मार्शल ने। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस हिसाब से इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है अगर हमें मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज़ एसेंशियल टू नो, कहते हैं ये जानना जरूरी है, हाउ मच एंड इन वट डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ चेंज। कहता है कि ये जानना जरूरी है कि कितना और किस डायरेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर चेंज होता है अगर चेंज आता है प्राइस ऑफ गुड्स में। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखेंगे कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में किस डायरेक्शन में और कितना चेंज आता है, तो ये चेक करना ही टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी, यानी कि यूनिटी कब मानेंगे, इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, यूनिटी है। कब पता चलेगा हमें कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो चुकी है, यूनिटी हो चुकी है। तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ ए गुड, कहता है चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, जो टोटल एक्सपेंडिचर वो कह रहेंगे अनचेंज रहेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगी, यूनिटी कहलाएगी। यानी कि अगर प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो तो जो टोटल एक्सपेंडिचर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाएगा। ग्रेटर देन यूनिटी में क्या होगा, कहता है जब ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कहता है प्राइस कम टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा, ऐसी प्राइस ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर कम, यानी जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी कहलाएगी। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन कंप्रेस टू चेंज इन प्राइस, यानी कि कहता है कि यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, किसके, प्राइस के, तो वो ग्रेटर देन यूनिटी कहलाएगी। इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन यूनिटी कब होगी, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि प्राइस भी कम टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, प्राइस ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, तो क्या कहलाती है अपने लिए, यानी कि लेस देन यूनिटी कहलाएगी। अब जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ अभी जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बेस पे हम एग्जांपल लेंगे। अब एक साइड तो हम ले लेते हैं इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इनका रिलेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। अब मैंने एक साइड ले ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम ई यानी कि इलास्टिसिटी, डी यानी कि डिमांड, एक साइड ले लेंगे हम प्राइस, दूसरी साइड ले लेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अब इनका मैं रिलेशन बताती हूँ आपको कैसे है, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब हमने देखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी कब होगी, यानी कि जो इलास्टिसिटी डिमांड है ग्रेटर देन यूनिटी कब होगी। कहता है कि अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या होगा, बढ़ गया, प्राइस के बढ़ जाने से
अगर टोटल एक्सपेंडिचर होगा डाउन, अगर प्राइस के डाउन जाने से टोटल एक्सपेंडिचर हो गया अप, यानी कि जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन 1, जिसे ग्रेटर देन यूनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, इक्वल टू 1 हो, उसका मतलब क्या है, यानी कि चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज, यानी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या है, प्राइस बढ़ गया एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए, प्राइस कम और एक्सपेंडिचर भी कम, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेस देन। अब इसी को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब हम लेते हैं कि एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं एक साइड पे प्राइस की, प्राइस के कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड कितनी की गई है, टोटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं और इसका इफ़ेक्ट देखें कि इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है ऑन टोटल एक्सपेंडिचर में, और नेक्स्ट करेंगे इलास्टिक डिमांड करेंगे। अब हम ले लेते हैं कि प्राइस है जो 2 से 4 हो गया। अपन जानते हैं प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि 4 से क्या होगी, 2 होगी है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 8 था अब भी 8 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे अनचेंज्ड है। तो हमारे इलास्टिक डिमांड क्या होती है, यूनिटरी, यानी कि 1 कहलाती है। अगर मान लो प्राइस 4 से 1 हो गया, प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 8 हो गई है, और ऐसे ही यहाँ पे प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर 8 ही है। यानी हमने देखा जब प्राइस 2 से 4 हुआ, यानी कि जब प्राइस बढ़ गया तभी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं था। जब 4 से 1 होगा, जब प्राइस कम हो गया तभी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं है। तो यानी कि इस केस में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा, अनचेंज रहा। तो इसलिए इसकी यूनिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। यानी कि प्राइस बढ़ा प्राइस कम हुआ लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो ये क्या कहलाते हैं, इलास्टिक डिमांड क्या है, 1 है। ये तो पहला केस था। अब हम करते हैं दूसरा केस। अगर मान लो प्राइस है 2 से बढ़ के 4 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं 4 से 1 हो जाएगी। अगर मान लो टोटल एक्सपेंडिचर 8 से क्या हो गए हैं, 4 हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब हमने देखा प्राइस बढ़ा, 2 से 4 हो गया प्राइस, और एक्सपेंडिचर क्या हो गए, कम हो गए हैं। प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम, हमने देखा कि प्राइस बढ़ गया, ये तो था प्राइस बढ़ गया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए, कम हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगर मान लो 4 से प्राइस कम हो गया, 1 हो गया, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और देखा कि जो एक्सपेंस है वो 4 से 10 हो गए हैं। अब यहाँ पे प्राइस 4 से 1 हो गया, यानी कि प्राइस कम हो गया, तो हमारे एक्सपेंडिचर 4 से 10 यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए, बढ़ गई हैं। यानी कि प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम, प्राइस कम एक्सपेंडिचर ज़्यादा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं उस केस में इलास्टिक डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये हमारे पास सेकंड केस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड केस क्लियर हो गया होगा आपको। अब आती है बारी थर्ड केस की। अगर मान लो प्राइस है जो 1 से 2 हो गया, प्राइस फिर बढ़ के 2 से 4 हो गया। अब प्राइस जब 2 से 4 हो गया तो क्वांटिटी क्या होगी, 3 से 2 होगी, और जो एक्सपेंडिचर थे वो 6 से 8 हो गए। यानी कि प्राइस 2 से 4, प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर 6 से 8, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट में अगर मान लो प्राइस 4 से 1 हो गया, क्वांटिटी क्या होगी, 2 से 4 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। एक्सपेंडिचर क्या हो गई, 8 से 4, प्राइस 4 से 1, कम हो गया प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर 8 से 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गई। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। यानी कि जो इलास्टिक डिमांड क्या कहलाती है, यहाँ पे लेस देन 1 हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास टेबल मैंने आपको कराई है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने तीनों के तीनों जो ये सिचुएशन है मैंने एग्जांपल की हेल्प से कराई है, जो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम करते हैं डायग्राम, यानी कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूँ तो कैसे इसका इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा।
तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं कि इसको कैसे शो करेंगे डायग्राम की हेल्प से। एक साइड तो हम लेते हैं OY-X और ये होता है हमारे लिए OX, यानी कि ये X अक्ष है OX और ये OY एक्सिस है। यहाँ पे हम डिनोट करके चलते हैं प्राइस को। यहाँ पे अब हम रिलेशन देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, यानी कि प्राइस का रिलेशन किसके साथ देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। अब हम जो इसकी फिगर आती है ना बच्चों, जो इसका मतलब कि डायग्राम का जो होता है वो इस तरीके से आता है, यहाँ से कांस्टेंट हो जाता है, फिर थोड़ा ऐसे होती है इसकी शेप और ऐसे थोड़ा सा इसमें ये इस तरीके से चल जाता है, ये ऐसे से आ जाती है, इस तरीके से डायग्राम बनता है। तो अब बताती हूँ मैं कैसे इसका इफेक्ट है। अब मैंने देखा कि अगर मान लो प्राइस मेरे पास इतना है, 0 ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे प्राइस 0 ले लेती हैं। प्राइस मेरे पास इतना है तो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है, यहाँ पे मान लो टोटल एक्सपेंडिचर को मैं ले लेती हूँ TE के नाम से नोट करती हूँ 0, यहाँ पे ले लेती हैं, यानी कि प्राइस इतना, टोटल एक्सपेंडिचर इतना। जैसे प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस के बढ़ जाने से यहाँ पे मैंने देखा अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इतना। अगर टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, 1 हो गया। प्राइस 1 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी 1 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। मतलब कि प्राइस के बढ़ जाने से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब ऐसे अगर मान लो प्राइस यहाँ से यहाँ तक कम हो जाता तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ था। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में काम करते तो उस केस में इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 कहलाती है। जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में मैंने बताया था, पीछे टेबल में मैंने बताया था, जब मैंने उसको एग्जाम्पल की हेल्प से बताया था। आई होप बच्चों कि आपको लेस देन 1 वाला क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जब मेरे पास जब प्राइस इतना है तो एक्सपेंडिचर इतना है। जब मेरे पास प्राइस बढ़ गया, इतना हो गया, प्राइस बढ़ गया, तब भी मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहा, वही रहा। यानी कि प्राइस जब P2 हो गया तब भी मेरा एक्सपेंडिचर उतना ही है, यानी कि प्राइस मेरा यहाँ P1 से होकर के P2 बढ़ गया तब भी मेरा एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहा। तो जब प्राइस के बढ़ने या कम होने से एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उस केस में इलास्टिक डिमांड क्या रहती है, 1 रहती है, यूनिटरी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर प्राइस बढ़ के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, P3 हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस के बढ़ जाने से अब हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर है जो वो कम हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम हो गया। ऐसे अगर प्राइस में कम लेती, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइस को बढ़ा के दिखाया, प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे यहाँ से यहाँ आ गया। ऐसे अगर मैं प्राइस को कम करके दिखाती तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे यहाँ से यहाँ चला जाता। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 आती है। जो ये लाइन है ये किसको डिनोट करती है, टोटल एक्सपेंडिचर लाइन। जो मैंने ये डायग्राम बनाया इस तरीके से ये लाइन है, टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से ये सम था बच्चों। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में इससे एक्सप्लेनेशन दे दी है आपको। अब ऐसे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट जो मेथड वो कवर कराऊंगी। ऐसी डिटेल क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।